हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंतरिक्ष गौतम पे। मैं अंतरिक्ष गौतम आपके लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। दोस्तों, अपन ने अभी तक जो पढ़ा है वो चार्ज के बारे में पढ़ा है, कूलाम्ब फोर्स पढ़ा, हमने परमिटिविटी को समझा। आज हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल फोर्स या मल्टीपल चार्जेस एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, और इनसे रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, मतलब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हो तो होगा क्या। तो इसको सिंपल सा एक अगर लाइन में डिफाइन करना पड़े मेरे को तो मैं इसको किस तरीके से करूंगा। इफ नंबर ऑफ कूलाम्ब फोर्सेस, मतलब एक साथ बहुत सारे कूलाम्ब फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए सिंगल चार्ज, देन द चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F is equal to the vector sum of all the forces. इट मीन्स जैसे यहां पर एक चार्ज है मेरे पास QA, इसके ऊपर Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn चार्ज पार्टिकल की वजह से अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इन सब चार्जेस की वैल्यू अलग अलग है और इनकी डिस्टेंस भी इससे अलग अलग है। तो इनका सम या टोटल फोर्स जो इस पर एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो इनका वेक्टर सम होगा, क्योंकि फ्रेंड्स फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहे हैं उनकी डायरेक्शंस भी अलग अलग है, तो हमको इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, ना कि एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं किस तरीके से मेंशन करूंगा कि QA के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है F फोर्स, F वेक्टर, और जो F वेक्टर जो अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर वो Q1 की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है QA पर, तो वो होगा फोर्स ऑन Q बाई 1 वेक्टर प्लस फोर्स ऑन Q बाई 2 F वेक्टर प्लस फोर्स ऑन Q बाई 3 वेक्टर, सेम एज जितने भी चार्जेस हैं F Q बाई nth चार्ज वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सुपरपोजिशन। इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का कंपल्सरली आता है हर साल एग्जाम में। ये फेवरेट टॉपिक है, चाहे कंपटीशन के नजरिए से भी देख लो, लेकिन बोर्ड में तो ये एक क्वेश्चन देता ही देता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे कि इसके अंदर हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के और हमारे कूलाम्ब फोर्स के दोनों के कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर होंगे। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूमेरिकल है हमारा ए फ्री पिथ बॉल। अब पिथ बॉल क्या होती है? पिथ बॉल एक प्लास्टिक की बॉल से होती है, एक अलग ही तरह का मटेरियल होता है जो कि चार्ज को इजीली कैरी कर लेता है। जैसे हम उसको सिल पे रब करेंगे तो इजीली चार्ज को कैरी कर लेगा, ठीक है। तो ए फ्री पिथ बॉल ए, उसको हमने एक बॉल, पहली बॉल का नाम दिया ए बॉल ऑफ 8 ग्राम, उसका वजन है 8 ग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलाम्ब, मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, आगे माइनस नहीं लगा हुआ है। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B? कि अब हम दूसरी बॉल को, B बॉल को कितना चार्ज प्रोवाइड करें। फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल, कि हमने उसको 5 सेंटीमीटर नीचे फिट कर रखा है। सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, कि ऊपर वाली जो बॉल है हमारी ए वो स्टेशनरी रह जाए। अब इसको एक बार डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी ए बॉल, ठीक है, और ये हमारी बी बॉल, ठीक है। बी बॉल को हमने किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख रखा है जो एक इंसुलेटर है, अर्थ नहीं है, ठीक है, ताकि चार्ज पार्टिकल उससे बाहर ना निकल के चला जाए। ए बॉल जो है, ए बॉल को हमने जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम्ब, और इसका वजन कितना है? 8 ग्राम। यहां पर जो मेरे को बॉल का मास दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है,
और जो मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो थी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स मेरे को इसको भी कन्वर्ट करना होगा एम के इसके अंदर, जो किलोग्राम में। तो मैं इसमें यहां पर 8 × 10⁻³ लगा दूंगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरे पास में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से। अब मेरे को क्या निकालना है, कुलाम फोर्स। इन दोनों बॉल्स के बीच में कुलाम फोर्स कितना लग रहा होगा। तो कुलाम फोर्स जो यहां पर अप्लाई हो रहा होगा वो हो रहा होगा कि Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 की वैल्यू आपको पता है, Q2 आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको पता है सेंटीमीटर में दी हुई, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.05 मीटर। यहां पर दे रखा है के की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, के इज इक्वल टू 9 × 10⁻9। कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 5 × 10⁸। तो फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻8 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का 0.05 का स्क्वायर। अब मेरे को क्या है, एक अननोन क्वांटिटी है और दो इक्वेशन है, एक और दो इक्वेशन। तो दो इक्वेशन से मैं एक अननोन क्वांटिटी को इजीली फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि Fg और Fc का इक्वल होना जरूरी है अगर इस बॉल को स्टेशनरी मेरे को रखने का है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू रखने पर 8 × 9.81 × 10⁻³ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁸ इंटू Q2 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। इस टर्म को इधर लेके चला जाऊं, इस टर्म को नीचे लेके आ जाऊं, तो 8 × 9.81 × 10⁻³ इंटू 0.05 इंटू 0.05 अपॉन 9 × 5 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू Q2। 9 1 9.0, 9 9 81। इस 5 से इस 5 को रिमूव कर दूंगा, बचेगा क्या मेरे पास में, अब एक ही 5 बचेगा। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो मेरे पास Q2 की वैल्यू आएगी, देखिए कैलकुलेशन बड़ी आसान थी। अब मेरे को 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, या 8 पंजे 40 में यहां पर कर दूं तो यहां पर इसको इजीली 4 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जाए। तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। और क्योंकि दोनों के बीच में मेरे को उल्टा फोर्स लगाना, मतलब ये बॉल इसको धकेलनी चाहिए, तो मीन्स अगर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास में भी चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। मीन्स सेम एज द अबव बॉल, सेम एज द अबव बॉल या फॉर्मर बॉल। यहाँ पर क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, इन्होंने प्लस लगाया ना, यहाँ पर माइनस लगाया। तो सिंपल सा है, जैसा चार्ज ए के पास में होगा वैसा ही चार्ज बी के पास में होगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक तो चार्ज के कंडक्शन के थ्रू कि चार्ज जब कंडक्ट होता है तो क्या होता है, ठीक है, कंडक्शन को समझेंगे, और दूसरा फोर्स को समझेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है तब क्या होता है। तो इसमें पहले तो इन्होंने क्या रखा है कि सपोज स्फेयर ए एंड बी, दो स्फेयर है ए और बी, कैरी सेम चार्जेस, दोनों के पास में सेम चार्जेस है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब, इतना उनके पास में चार्ज है आइडेंटिकल साइज, दोनों की साइज भी आइडेंटिकल है, एक जैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ द थर्ड स्फेयर ऑफ द सेम साइज का थर्ड स्फेयर लेके आते हैं, बट अनचार्ज, उसके पास में कोई चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं उसके पास चार्ज तो है लेकिन वो स्फेयर चार्ज नहीं है, उसके पास फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, पहले हम उसको ए के पास लेके गए, फिर हम उसको बी के पास लेके गए, कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ।
फिर हमने दोनों से उसको हटा दिया। अब क्या हुआ, व्हाट इज न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है वो क्या हो जाएगा, तब द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स इज 50 सेंटीमीटर। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब हम सी को कांटेक्ट में नहीं लाए थे उससे पहले इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास दो बॉल्स हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बॉल बी, ठीक है। दोनों के पास में सेम चार्ज है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। दोनों बॉल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, स्मॉल आर में। सिंपल है, दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू बॉल्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या है मेरे पास में, वेल नो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम्स पर, इंटू Q1 है 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर क्या है मेरे पास में 0.5 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। अब क्या कह रहा है हमसे न्यूमेरिकल में कि अब हम एक बॉल और इसके पास में लेके आए जो कि अनचार्ज है। पहले हम उस बॉल को लेके गए, सपोज ये बॉल है सी, और हमने उसको कांटेक्ट में लेके आया ए के। तब हुआ क्या, सपोज ए के पास में क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो जब ए को सी से टच कराया, तो ए को सी से टच कराया तो यहां से चार्ज का ट्रांसफर होने लगा इसके पास में, और ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों के पास में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, पूरा चार्ज इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के पास में सेम चार्ज हो जाएगा, सेम नेचर का चार्ज हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, और रिपेल कर देंगे तो दूर हो जाएंगे, मतलब वो उस कंडीशन पर आ जाएगा, मतलब दोनों के पास में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा और सेम नेचर का हो जाएगा। चार्ज कभी भी पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो दोनों के पास में कितना कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, Q/2 Q/2। तो यहाँ पर हमारे पास में जो नई सिचुएशन बन के आएगी वो ए बॉल के लिए आएगी, दिस इज द Q/2 चार्ज, सी बॉल के लिए बन के आएगी Q/2 चार्ज। अब इस सी बॉल को मैं अटैच करूंगा बी बॉल से, सी बॉल को अटैच किया मैंने बी बॉल से। अब बी बॉल के पास चार्ज कितना है, क्यू, इतना ही, लेकिन सी बॉल के पास कितना चार्ज आ चुका है, Q/2। अब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है मेरे पास, देखा जाए तो 3Q/2। अब इस 3Q/2 जब तक हाफ हाफ डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो अब बी बॉल के पास कितना चार्ज आ जाएगा मेरे पास में 3Q/4, सी बॉल के पास में कितना चार्ज आ जाएगा मेरे पास में 3Q/4। अब ये नया तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखा जाए ए और बी के बीच में कितना फोर्स आ रहा होगा, सिंपल सा, ए और बी के बीच में कितना फोर्स आ रहा होगा। तो अब बाकी सारी सिचुएशन सेम है। अब मेरे पास चार्ज इसके पास कितना रह गया Q/2, इसके पास कितना रह गया 3Q/4। अब मेरे पास नया फॉर्मूला क्या बनेगा, नया फॉर्मूला क्या बनेगा, F म्यू बिटवीन द टू, K Q/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। सेम सिचुएशन F म्यू, ये मेरा 3/8 मैंने बाहर निकाल लिया, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये मैं पहले ही सोल्व कर चुका हूँ, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। उस वैल्यू को जस्ट यहाँ पर पुट किया, F म्यू इज इक्वल टू
3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये होगा हमारा नया चार्ज। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का। मोस्ट फेवरेट न्यूमेरिकल्स है बोर्ड के लिए चाहे कंपटीशन के लिए, कुछ भी कहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, कुछ भी दे रखा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक हमने ट्राइंगल का एग्जांपल लिया, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट वाला लेते हैं, स्क्वायर वाला थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। तो ट्राइंगल वाला हमने क्वेश्चन लिया, तो ट्राइंगल में यहाँ पर क्या कर रखा है हमने, ए बी सी तीनों इसके जो कॉर्नर्स है उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। बी और सी पर जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ 10 माइक्रोकुलम और -10 माइक्रोकुलम का रखा हुआ है, प्लस है एक माइनस है। और ए पर जो चार्ज पार्टिकल है वो है +5 माइक्रोकुलम का। अब ट्राइंगल्स क्योंकि इक्वी ट्राइंगल है तो इसकी जो तीनों जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर की इक्वल डिस्टेंस की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस दोनों सेम रहेगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि बी और सी पर जो चार्ज रखे हुए हैं उसकी वजह से ए के ऊपर कितना फोर्स फील हो रहा होगा। ठीक है, पहली चीज हमने गुलाम फोर्स में पढ़ी थी कि फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो सीधी निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं रिपेल। तो ये वाला इसके ऊपर लगा रखा होगा रिपल्शन का फोर्स, वो कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके कारण फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वो तो हो गया ये। अब सी ए दोनों अपोजिट चार्ज है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मींस ये इसको कर रहा होगा इस तरफ अट्रैक्ट, तो इसके ऊपर फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी लग रहा होगा इस तरफ। अब मेरे को इन दोनों का निकालना है, तो अब मेरे को इसका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्टेंट निकालूंगा आर। दिस इज आर फोर्स रिजल्टेंट। तो ये निकालने के लिए मेरे को इसके ऊपर बनाना पड़ेगा एक पैरेललोग्राम। अब ये इजीली सोल्व हो जाएगा हमारे 11th क्लास के कंसेप्ट से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जहां पर किसी भी एक पैरेललोग्राम की दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस अगर दो अलग अलग फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उससे निकलने वाला जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को, दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस केस में हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ आर, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगा, एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ ए सी वेक्टर। अब इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है मेरे को अगर, तो एफ आर इज इक्वल टू एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कोस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। और यहां पर दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 60 था, ये 60 था, 120 है। तो यहां दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 120। अब 120 कैसा होगा ये देखते हैं। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल भी है 60 डिग्री। तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री, और ये 60 है तो ये वाला भी होगा 60 डिग्री। तो दोनों एंगल क्या होगा मेरे पास, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब मेरे को निकालना है एफ ए बी और एफ ए सी की वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले मैं निकालता हूं एफ ए बी वेक्टर की वैल्यू। एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं केवल देखूं तो एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ ए सी की वैल्यू क्या होगी, अगेन के Q1 Q2, सॉरी इसको अपन ए बी ही लिख देते हैं, क्यू ए क्यू बी क्यू ए क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे एफ ए बी। एफ ए बी निकालने के लिए के की वैल्यू रखी देखो 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम कांस्टेंट इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ ए के ऊपर जो चार्ज है इंटू बी के ऊपर जो चार्ज है 10 इंटू 10⁻⁶
पॉजिटिव का ही चार्ज है। अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 का स्क्वायर मीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास आंसर आएगा 180 न्यूटन। इसको सॉल्व करूंगा। अब एफ ए सी की वैल्यू निकालूंगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6। अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या है, माइनस में, तो यहाँ पर लिखा मैंने माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -6। माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, तो यहाँ पर होगा -6 अपॉन 0.05 का स्क्वायर इज इक्वल टू -180 न्यूटन। ये माइनस यहाँ से आया, एक तो हो गया 180 न्यूटन, एक हो गया -180 न्यूटन। अब मेरे को दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्टेंट निकाला मैंने। रिजल्टेंट उसमें रखा टी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2t³ cos थीटा। सिंपल बेसिक फॉर्मूला है हमारा जब हम वेक्टर को कर रहे होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का। यहाँ रखा 180 का स्क्वायर प्लस -180 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 माइनस 180 PQ cos 120। इन दोनों के बीच का एंगल था 120। यहाँ से 180 का स्क्वायर बाहर निकाला, तो यहाँ पर रह गया मेरे पास सीधा सीधा 180। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा इसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये बचा 1 माइनस बाहर लिया 2 सेम टू सेम 1 इंटू 1, और cos 120 की वैल्यू होती है 1/2। cos 120 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। इससे ये कटा, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा माइनस का 1। माइनस के 1 से ये 1 कट जाएगा, तो बचेगा √1, और √1 की वैल्यू आपको पता होती है क्या होती है, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनल जो रिजल्ट है मेरे पास मैग्नीट्यूड में आएगा, वो आएगा 180 न्यूटन। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन है क्या, मीन्स यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो मेरे को निकालनी है अब फाई की वैल्यू, तो tan फाई की वैल्यू निकालूंगा मैं F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos। F1 मैंने निकाल लिया था, F2 मैंने निकाल लिया था, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास में है, और थीटा की दोनों की वैल्यू मेरे पास में है, तो मैं इजीली फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो tan फाई इज इक्वल टू, दिस इज 180 sin 120, F1 180 प्लस 180 cos 120। तो tan फाई की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो sin 120 की वैल्यू होगी √3/2, 180 इंटू √3/2, दिस इज 180 इंटू प्लस 180 cos 120 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी माइनस 1/2। अब मैं क्या करूंगा, 180 कॉमन लेके 180 से तो 180 को काट दूंगा, तो मेरे पास बचेगा tan फाई √3/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। अब मेरे पास बचेगा √3/2 अपॉन 1/2 tan फाई, मीन्स tan फाई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल √3। अब √3 की वैल्यू tan फाई के लिए किसके लिए होती है, फाई इज इक्वल टू हो गया मेरे पास में 60 डिग्री। वैसे इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया था कि ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 60 डिग्री। तो वो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, और कैलकुलेशन के थ्रू इस तरह निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सुपर पोजिशन के न्यूमेरिकल को हम आसानी से कर सकते हैं, सिंपल 11th क्लास के वेक्टर फॉर्मूले के यूज से। तो दोस्तों, हमने इस तरीके से कूलॉम लॉ और सुपर पोजिशन के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करे हैं। आप और एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, बुक का नाम लिखकर बता सकते हैं कि इस बुक के अंदर, इस पेज के ऊपर, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है। निसंकोच कभी भी पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।